मॉर्निंग। आज अपन लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किया था, छोटी आंत पढ़ रहे थे। छोटी आंत के 3 भाग पढ़े थे। उसके बाद हमने बड़ी आंत स्टार्ट किया था, उसका 1 भाग अपने पढ़ा था। आज अपन उसके बाद नेक्स्ट जो है उसकी बात करेंगे, नेक्स्ट भाग। ठीक है, तो देखिए आप कि सबसे पहले अपने बड़ी आंत के बारे में सारणी बनाई तो बना लेते हैं, तो उससे अपन के साथ में स्टार्ट करते हैं। जैसे बड़ी आंत में आपने सबसे पहले पढ़ा कि बड़ी आंत जो होती है उसके 3 भाग होते हैं। कि बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं आपके? मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला भाग जो है इसे कहा जाता है सिकम, अधांतर या अंडनाल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सिकम कहा जाता है। ठीक है, ये बात अपने होती थी। उसके बाद अपने क्या है, सिकम के बारे में अपने पढ़ लिया था कि भाई सिकम क्या होता है, इसके विशेषताएं क्या है, इस चीज़ की अपनी चर्चा कर ली थी। अब आप देखिए आगे दूसरा भाग जो है आपको उसमें बोलते हैं वृद्धांत्र, ऐसे कहा जाता है कोलन। वृद्धांत्र ऐसे क्या कहा जाता? कोलन। और इसके बाद आपके वृद्धांत्र हो गया, कोलन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट भाग जो आपका है उसके बाद पढ़ेंगे मलाशय या रेक्टम। ठीक है, आपने सिकम के बारे में पढ़ लिया था, क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है, किससे जुड़ा होता है। देखिए वृद्धांत्र की बात करते हैं। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है इसकी बात देखिए कि भाई ये क्या है, आहार नाल में बड़ी आंत है, क्या है आधांत्र के आगे वाला भाग है। कि भाई आधांत्र सबसे पहले छोटी आंत से जुड़ा होता है, आधांत्र से आगे क्या जुड़ा होता है? वृद्धांत्र जुड़ा होता है। ठीक है, कॉमन सी बात है तो। और ये जो क्या होती है उल्टे यू के आकार के करीब, कि भाई कैसा आकार होता है इसका? उल्टे यू के आकार की। ये सीधा यू है, उल्टा यू ऐसे है ना, उल्टे यू के आकार की संरचना है। और ये कितनी लंबी होती है? तो ये इसकी लंबाई होती है, वो कितनी होती है? 1.3 मीटर। 1.3 मीटर, ध्यान रखेंगे आप, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर होती है। और वृद्धांत्र के कितने होते हैं? 4 भाग है अपने। 4 भाग इनके क्या देखिए, सबसे पहला भाग आता है उसे बोलते हैं आरोही वृद्धांत्र, या अपन लिख सकते हैं आरोही भाग। दूसरा जो आता है उसका नाम है आपके अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, अनुप्रस्थ वृद्धांत्र। और तीसरा जो है आपके, इसका नाम है आपके अवरोही वृद्धांत्र। और चौथा जो है आपके, इसका नाम है आपके सिंहाकार वृद्धांत्र। ठीक है, ये 4 भाग है। एक एक लाइन है इनके बारे में देख लेते हैं सिंपल सा कि भाई आरोही वृद्धांत्र कितना सेंटीमीटर लंबी है? कि करीब 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, नली जैसी संरचना होती है सभी। और अनुप्रस्थ है, ये कितनी है? 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये आपके अवरोही जो है ये कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। बस इनकी लंबाई का देर का कुछ ज़्यादा नहीं देर का डिटेल। और आपके ये जो आपके अगली है सिग्माकार, जो है आपके क्या है अगली? सिग्माकार। सिग्माकार जो है इसकी कितनी आपके? ये 40 सेंटीमीटर लगभग होती है, फिक्स नहीं होती, करीब अंदाज से मानी गई। ये टोटल क्या हो गए? 4 भाग हो गए। वृद्धांत्र क्या है? आधार से आगे जुड़ा भाग होता है, उल्टे यू के आकार की संरचना है। कितनी लंबी है? लगभग 1.3 मीटर लंबी होती है। और आरोही जो होती है इसमें आपके 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, अनुप्रस्थ 50 सेंटीमीटर, अवरोही 25 सेंटीमीटर और सिग्माकार 40 सेंटीमीटर। ये आपकी टोटल क्या होगी? लंबाई होगी। बस वृद्धांत्र के बारे में इतना ही है। ठीक, इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, जितना है उतना ही पढ़ना है। और लास्ट भाग आता है मलाशय, इसकी बात करते हैं कि मलाशय आहार नाल का क्या है? अंतिम भाग है। यह क्या है? आहार नाल का अंतिम भाग है, आहार नाल का अंतिम भाग। उसके बाद देखिए आप कि अभी आहार नाल का अंतिम भाग है। और ये करीब कितना लंबा होता है? 20 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, मीटर देखिए यहाँ पे, बाकी ये सब ये वैल्यू भी सेंटीमीटर के अंदर है। उसके बाद देखिए क्या है इसकी मतलब कि भाई मलाशय जो होता है वो मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को क्या कहा जाता है? गुदेनाल। के जो अंतिम 3 सेंटीमीटर होता है, 20 सेंटीमीटर, अंतिम 17 सेंटीमीटर के बाद अंतिम 3 सेंटीमीटर, अंतिम 3 सेंटीमीटर जो होता है आपके क्या होता है? इस भाग को क्या कहा जाता है? गुद्दा नाल, गुद्दा नाल। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि गुद्दा नाल जो होता है वो क्या होता है? मल द्वार के रास्ते बाहर खुलता है। कि गुद्दा नाल कहाँ खुलता है? गुद्दा नाल जो होता है आपके
मल द्वार के द्वारा बाहर खुलता है, मल द्वार द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है, अब देखिए सुनिए आप आगे कि गुदा जो आपके मल द्वार होता है, ये आपके क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मल द्वार को एनस कहा जाता है, ध्यान रखना, एनस। अब आप आगे देखिए महत्वपूर्ण बात क्या करते हैं कि भाई जो मल द्वार जो होता है कि मल द्वार पर आकर क्या होता है, आहानाल समाप्त होती है कि लास्ट वैसे आपके आहानाल का भाग मलाशय, मलाशय के अंदर क्या भाग मल द्वार, तो मल द्वार तक क्या होता है, आहानाल आपके समाप्त हो जाती है। तो ये मल द्वार पे क्या होती है, आहानाल समाप्त होती है, आहानाल समाप्त। ठीक है, आहानाल समाप्त होगी। उसके बाद देखिए कि भाई गुदानाल में दो प्रकार की आपके क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है, दो सवर्णी पाई जाती है, सवर्णी कहा जाता है, स्पीचर कहा जाता है इंग्लिश में। दो सवर्णी कौन सी होती है, एक बही और एक होती है आपके अंत्य, बही और अंत्य सवर्णी कहा जाता है, सवर्णी इंग्लिश में कहा जाता है इसे स्पीचर, स्पीचर क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पीचर कहते हैं, हिंदी और भी सवर्णी होते हैं। अब देखिए वापस सुनिए कि मलाशय जो है आहानाल का अंतिम भाग होता है, ये टोटल 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसका अंतिम 3 सेंटीमीटर 17 से 20 के बीच का जो है वो उसे क्या कहते हैं, गुदानाल। और जो गुदानाल जो होता है आपके, गुदानाल जो होता है ये आपके क्या है, आगे जाके किसमें खुलता है, मल द्वार द्वारा बाहर खुलता है। और मल द्वार क्या है, आपके आहानाल का अंतिम भाग होता है, और जो और मल द्वार पे ही आहानाल समाप्त हो जाती है। इसके बाद में क्या महत्वपूर्ण बात है कि जो गुदानाल है इसमें दो आपके संवर्णी पाई जाती है, बही और अंत्य संवर्णी जो संरचनाएं पाई जाती है। ये क्या करती है कि पचित आहार के रस को क्या करती है, अवशोषण के पश्चात जो बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या करती है, सवर्णी पेशी नियंत्रित करती है। कि भाई आपको पता है कि जब अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना होता है तो उसको अपने कुछ हद तक अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने में नियंत्रण करने की क्षमता पाई जाती है। तो जो नियंत्रण अपन करते हैं, ठीक है, उस वो किसके द्वारा होता है, इन दो संवर्णी के द्वारा होता है। कि जो आपके अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की जो सवर्णी पेशी होती है, ये आगे बही और अंत्य, ये क्या करती है, आपके गुदानाल को, आपके गुदा द्वार को कंट्रोल करती है, मल द्वार को, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना है, कब नहीं निकालना है, किसके कारण द्वारा होता है। इसलिए बही और अंत्य संवर्णी है, ये अब महत्वपूर्ण है। कार्य क्या है कि जो पाचित आहार रस होता है, ठीक है, उसका तो अवशोषण हो जाता है, उसके बाद बचा हुआ जो शेष अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो शरीर में कुछ काम का नहीं, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, कोई भी उपयोगी पदार्थ नहीं है, तो उस अवशिष्ट, उसे बोलते हैं अवशिष्ट पदार्थ, उसको जो बाहर निकाला जाता है, ठीक है, उसके बाहर निकालने जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रण कौन करती है, संवर्णी करती है, कौन सी, बही और अंत्य संवर्णी करती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी है। ये आपके हो गया मलाशय के बारे में हो गया, ठीक है, और वर्धांत्र के बारे में हो गया, और अधांत्र या अन्य नाल के बारे में अपने लास्ट क्लास में चर्चा करी। ये आपके क्या है, पाचन तंत्र के संबंधित जो आहार के अंग है वो पूरे कंप्लीट हो गए। सबसे पहले मुख पड़ा, ठीक है, मुख गोवा में खुलता है, उसके बाद अपने आपके कृष्ण, फिर आपके जैसे बोलते हैं फेरिंग्स पढ़ा था, इसोफेगस पढ़ा था, फिर स्टमक पढ़ा था, फिर आपके स्मॉल इंस्टेटाइन पढ़ा था, और फिर लार्ज इंस्टेटाइन पढ़ा था। ये आपके टोटल अंगों के बारे में बात हो गई, पूरी जानकारी हो गई कि भाई कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है, कौन से अंग के कितने भाग है, तो छोटी आंत तो बड़ी आंत के 3-3 भाग है, ये अपने पढ़ लेता। अब देखिए अपन बात करते हैं पाचन ग्रंथियाँ, कि भाई मानव शरीर में पाचन ग्रंथियाँ कौन सी पाई जाती है, उनका क्या कार्य है, उनकी क्या विशेषताएं, उनकी बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप आगे। अब देखिए आप पाचन ग्रंथियों की बात करते हैं। कि मनुष्य में जो है क्या है कि आहार के अंगों में उपस्थित जो ग्रंथियां हैं, ठीक है, कि अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा 3 प्रमुख पाचन ग्रंथियां पाई जाती है आपके, कि वैसे भी आहार में कुछ वो से भागा जाए आमाशय, वो भी उपयोगी है। इसके अलावा 3 और ग्रंथियां जो अपने लिए क्या है, मुख्य भोजन का पाचन करने का कार्य करती है। ठीक है, अपने 3 के बारे में पढ़ा था, हेडिंग लिखी थी। सबसे पहले लार ग्रंथि, सिलेवरी ग्लैंड्स, दूसरा अपने पढ़ा था यकृत, लिवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और तीसरा अपने पढ़ा था अग्नाशय, पेंक्रियास बोला जाता है इंग्लिश में, अग्नाशय।
ये आपके 3 ग्रंथियां हैं जो पाचन ग्रंथियां हैं, जिनके द्वारा कुछ रस स्रावित होते हैं, कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं जो भोजन के पाचन में योगदान देते हैं। कहाँ ये पाए जाते हैं, इनकी क्या स्थिति होती है, किस प्रकार का एक पदार्थ स्रावित करते हैं, इनका क्या रोल है, सभी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लार ग्रंथि, इसकी बात करते देखिए आप। सबसे फर्स्ट लार ग्रंथि देखिए, सिलेवरी ग्लैंड्स बोला जाता है इंग्लिश में, ध्यान क्या देखिए कि लार ग्रंथि या सिलेवरी ग्लैंड्स क्या होती है कि ये ग्रंथि कहाँ है, मुंह में लार उत्पन्न करती है। ये क्या, इसका कार्य क्या है, लार कहाँ बनती है, मुंह में। तो मुंह में लार बनाने का कार्य किसका, लार ग्रंथि का, मुंह में लार बनाना। लार से तो आप भली भांति परिचित है। मुंह आपका जो पानी नहीं पीने के बाद आपका मुंह गीला रहता है अंदर, ठीक है, लसलसा रहती है जीभ जो है, ठीक है, वो लार है। और ये लार एक सिरमी तरल तथा एक चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। कि भाई लार में क्या चीज पाई जाती है, तो लार क्या है, एक सिरमी तरल। देखो बताऊंगा सीरम क्या होता है, सिरमी तरल तथा, कि भाई लार क्या है, एक सिरमी तरल तथा और एक चिपचिपे श्लेष्मा, एक चिपचिपे श्लेष्मा का क्या है, यहाँ पे मिश्रित रूप है। अब देखिए सुनिए आप कि भाई सीरम क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि सीरम क्या होता है। देखिए आप कि सीरम की बात करते हैं, समझिए आप कि सीरम मतलब होता है ये ब्लड, रक्त का ही भाग है। कि जब क्या हो, रक्त के अंदर मान लीजिए आरबीसी और जो थक्का बनाने वाले पदार्थ हैं, प्रोटीन से थक्का बनाने वाले पदार्थ, थक्का बनाने वाले पदार्थ जैसे फाइब्रिनोजन, प्रोटीन, इनका अभाव होता है, ठीक है। तो किस उसे क्या कहा जाता है, आगे सीरम कहा जाता है। क्योंकि वो आगे थक्का बनाने वाले जो पदार्थ है, इनकी उपस्थिति नहीं हो रक्त में, वो क्या करेगा, आपके सीरम की तरह व्यवहार करेगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि सीरम की तरह व्यवहार करने का मतलब क्या हो गया आपके, कि इसमें अपन रक्त है, इससे अपन ये भी कह सकते हैं कि इसमें जैसे थक्का बनाने वाले पदार्थ नहीं पाए जाते, मतलब आरबीसी और थक्का बनाने वाले पदार्थ नहीं होते हैं। मैंने बोला, लिखा नहीं होते हैं। अब थक्का बनाने वाले पदार्थ कौन से हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोटीन है मुख्य रूप से, ये नहीं पाए जाते हैं। और अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकते हैं सीरम के अंदर। देखो इसमें प्रतिजन, एंटीबॉडी, हार्मोन्स और बही पदार्थ, बहुत से जो बाहर से पदार्थ आते हैं, गैसेज हो सकती है, कुछ आयंस हो सकते हैं, सभी होंगे। बस क्या होगा, एक तो आरबीसी नहीं होगी, लाल कणिका नहीं होगी, और थक्का बनाने वाला पदार्थ जो है फाइब्रिनोजन नहीं होगा। इसके अलावा सभी पदार्थ जो रक्त में होते हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, सीरम। और जो सीरम क्या होगा, ये भी तरल पदार्थ है, जिसे बोलते हैं सीरम ही तरल, मतलब सीरम के समान जो है तरल, उस प्रकार से, ठीक है। अब किसी को डाउट हो तो इसको वापस देखिए, सुनना है, आप देख लीजिए एक बार, सिंपल सा है ये वर्ड आया सीरम की तरफ, किसी को डाउट नहीं हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और एक चिपचिपा श्लेष्मा आप जानते हैं अच्छे, म्यूकस जिसे बोलते हैं अपन, ये इससे इस प्रकार का क्या होता है, एक तरल मिश्रण होता है। इसके अलावा बात करें इसकी, इसके तरल भाग जो होता है वो क्या करता है, भोजन को गीला करता है। कि ये जो चिपचिपा भाग है, तरल भाग क्या करता है, भोजन को गीला करता है, भोजन को गीला करता है, ठीक है। तो भोजन को गीला कर दिया, उसके बाद क्या होगा कि मैं भोजन को गीला कर दिया, उसके बाद है कि ये एक श्लेष्मा लुब्रिकेंट के तौर पे, मतलब श्लेष्मा जो है क्या करते हैं, लुब्रिकेंट मतलब किसी चीज़ को चिकना बनाना। जैसे मान लीजिए आप लोहे की चीज़ है, वो मान लीजिए लग नहीं रही है, तो अपन उसमें क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, कुछ तेल डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा मुलायम होता है, आसानी से लोग है वो लग जाते हैं। तो लुब्रिकेंट्स जैसे अपना आप सर्दियों में स्किन पे वेस्लिन या बॉडी लोशन लगाते हैं, वो लुब्रिकेंट्स है, ताकि वो त्वचा को बाहरी जो ठंडी हवाएं आती है उससे फटने से रोकते हैं। तो लुब्रिकेंट मतलब श्लेष्मा क्या करते हैं, आपके लुब्रिकेंट के तौर पर क्या करता है, कार्य करता है। जिससे क्या होता है, आपके भोजन जो है वो चिपचिपा हो जाता है, लसलसा हो जाता है। और लार का मुख्य कार्य क्या है कि भोजन में उपस्थित स्टार्च है, ठीक है, भोजन में क्या पाया जाता है, स्टार्च जो पाया जाता है, ठीक है, स्टार्च का मुख से पाचन शुरू करना, और भोजन को क्या करना, तो स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है, स्टार्च का पाचन तो आगे छोटी आंखें पढ़ेंगे, स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू करता है, मुख से शुरू कर देते हैं, मुख से पाचन, ठीक है। और क्या करता है साथ में, ये आपके भोजन को चिकना व घुलनशील बनाता है। कि भोजन को क्या करता है, चिकना व घुलनशील बनाता है, भोजन को चिकना व घुलनशील, चिकना व घुलनशील बनाता है।
और क्या करता है, आपके दांतों को, मुख गुहिका व जीभ की सफाई भी करता है, कि दांत की, ठीक है, मुख गुहिका, दांत, मुख गुहिका, और आपके क्या होता है, जीभ की सफाई करता है, कौन, आपके लार जो होती है। ये ऐसे क्या हो गए मुख्य कार्य। लार ग्रंथि जो है आपके, ये 3 प्रकार की होती है। इसकी बात है कि सुन लीजिए आपको, लार ग्रंथि का क्या है कि मुख में लार बनाना मुख्य कार्य है। कैसा पदार्थ होती है लार, तो सीरमी तरल, अभी बताया सीरम क्या है कि जब मान लीजिए रक्त के अंदर आरबीसी और थक्का बनाने वाले पदार्थ इनको निकाल दें बाहर, तो बचा हुआ भाग जो प्लाज्मा है, WBC है, इसमें प्रतिजन, हार्मोन्स और भी पदार्थ, ये सभी पदार्थ बचा होता है, तरल होता है, उसे क्या कहते हैं, सीरमी तरल। तो सीरमी तरल और चिपचिपा श्लेष्मा आपको बता चुका, म्यूकस, सर्दी के मौसम जब अपने नाक में म्यूकस होता है वैसा। और इनका कार्य क्या है कि भोजन को गीला करते हैं, एक तो कि भाई जो लारें क्या करती है, भोजन को गीला करती है, और मुख्य कार्य क्या है कि स्टार्च का मुख से पाचन शुरू कर देती है, साथ में भोजन को चिकना बना देती है और कुलस्सी बना देती है, तक जिसकी वजह से भोजन जो है आपके आगे मुख गुहिका से आपके फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से एसोफेगस के अंदर आसानी से क्या हो सके, जा सके, पहुंच सके, ग्रसनी से आपके ग्रासनाल में या ग्रसिका के अंदर, ग्रसिका से आपके आमाशय में आसानी पहुंच सके, ये मुख्य कार्य होता है। और इसका आपके और क्या कार्य करते हैं, जब दांत, मुख, गुहिका और जीभ की सफाई करते हैं। लार होती है वो में संक्रमण नहीं होता है, तो एक प्रकार साफ सफाई का कार्य करते हैं। मान लीजिए अपने मुंह में लार नहीं होता, इसमें लार में जो एमाइलेज एंजाइम पाता है वो नहीं होता, तो अपने मुंह में बहुत जल्दी सड़न आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है, क्योंकि अपन रात सुबह मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, लेकिन रात को नहीं करते हैं, तो जो खाना है, जो खानों के टुकड़े हैं वो दांतों में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, और अपन अच्छे से मुंह साफ नहीं करते, रात भर मुंह बंद रहता है, तो सड़न उत्पन्न होती है, जिससे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, फिर दांतों में दर्द है, जलन है, मसूड़ों से खून निकलना है, कैविटी की प्रॉब्लम है, ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप देखिए लाल ग्रंथियों की बात करते हैं, वे लाल ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो 3 प्रकार की लाल ग्रंथियों की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाल ग्रंथियों के प्रकार। 3 प्रकार की लाल ग्रंथियाँ होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कि जो लाल ग्रंथियाँ होगी तो प्रकार की होगी, तीन प्रकार की। पहला है कर्णपूर्व ग्रंथियां, नाम लिख लेते तीनों का पहले। कर्णपूर्व हिंदी नाम है, ठीक है। कर्णपूर्व ग्रंथि इंग्लिश में बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, इंग्लिश में याद रखेंगे, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है सर। सेकेंड है, उसे बोलते हैं अधोजंब, या ऐसे बोला जाता है, ये को नाम देगा हिंदी में, अवचिबुकीय लाल ग्रंथि, अवचिबुकीय लाल ग्रंथि, या इंग्लिश में से बोला जाता है सब मैंडिबुलर, ठीक है, सब मैंडिबुलर। और उसके बाद है तीसरा अधोजीवा, अधोजीवा ग्रंथि, जैसे बोला जाता है सब लिंगुअल ग्लैंड्स, सभी ग्लैंड्स से आगे लिख दीजिए, ग्लैंड्स या सिलेवरी ग्लैंड से एक ही बात है। अब इनकी बात करते हैं कि भाई जो आपके पैरोटिड है, ज़्यादातर आपको पैरोटिड ही मिलेगा, ये आप सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ये वर्ड आपको याद है, कोई बात नहीं। अधोजंब याद रख लीजिए, अधोजीवा याद रख लीजिए, ये थोड़ा सा कर्णपूर्व अलग है, तो इसे बोला जाता है पैरोटिड ग्लैंड्स। कि ये सीरमी तरल का क्या करती है, स्त्राव करती है, तो गालों में पाई जाती है, जहाँ गाल होते हैं वहाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सभी सीरमी तरल गालों में पाई जाती है, गालों में पाई जाती है, तथा क्या कार्य करती है, सीरमी तरल का स्त्राव करती है। ठीक है, और दूसरी जो है आपके, जिसे बोला जाता है अधोजम या अवचुंबकीय, ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि, जिसमें क्या होता है, तरल व श्लेष्मी का स्त्राव होता है। ये क्या है, मिश्रित है। मिश्रित का मतलब क्या हो गया कि भाई तरल और क्या करेगी साथ में,
आपके श्लेष्मी का विस्तारण करेगी। फिर है अधोजीवा। ये क्या होती है, आपकी जीवा के नीचे पाई जाती है और श्लेष्मा का विस्तारण करती है। कहाँ? जीवा के नीचे। और क्या कार्य करती है, आपके श्लेष्मा का विस्तारण करती है। ये हो गया आपके लाल ग्रंथियों के बारे में। तो ये लाल ग्रंथि आपका कर्णपूर ग्रंथि आपने देखा होगा ना, सुना होगा, कर्णमूल हो जाता है गले पे या तो कर्णमूल जो होता है वो आपकी कर्णपूल में जो पेरोटिड ग्लैंड्स होती है इसमें संक्रमण हो जाता है ना, तब ये कर्णपूल आपके जो कंदमूल की प्रॉब्लम होती है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मम्पस कहा जाता है, तो गालों में पाई जाती है। और सिरमी तरल का स्राव करती है, स्ट्रक्चरल मतलब आपके ये श्लेष्मा का स्राव नहीं करेगी। अभी क्या पढ़ा था, लार है वो सिरमी तरल और श्लेष्मा का स्रावण करती है, श्लेष्मा समान पदार्थ का स्रावण करती है। अधोजंबी कोशिका जो होती है मिश्रित होती है, जंबी मतलब जबड़ों के पास पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या करती है, तरल व श्लेष्म का स्रावण करती है, मतलब तरल भी करेगी और श्लेष्म का करेगी, इसलिए मिश्रित कहा जाता है। अधोजीवा जो है आपके कहाँ पाई जाती है कि भाई जीवा के नीचे, जीव के नीचे पाई जाती है और श्लेष्मा का स्रावण करती है। तो ये इससे तो तरल पदार्थ आपके पेरोटिड से, इससे श्लेष्मा और बीच वाली से मिश्रित, बीच वाले मतलब दोनों के गुण पाए जाएंगे। अब देखिए ये जो सभी होती है आपकी एक टोटल लाल ग्रंथियाँ कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है, टोटल 6 होती है, 3 जोड़ी होती है। देखो कर्णपूल जो है आपके दोनों गालों की तरफ, अधोजम मतलब दोनों जबड़ों की तरफ और जीभ के नीचे 2, टोटल के जो आपके 6 आपकी मिश्रित ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब देखिए दूसरी मिश्रित ग्रंथि अपन जो पढ़ेंगे वो है आपके अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि, इसकी बात करते हैं, पैंक्रियास की बात करते हैं। अगली दूसरी कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, पैंक्रियास कहा जाता है, कहते हैं पैंक्रियास। ये पहली बात जाना ना, ये खुद एक मिश्रित ग्रंथि है। अभी जो पढ़ा था वो मिश्रित अलग है, ये अलग है। देखो मिश्रित ग्रंथि क्या हुआ कि 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक होती है बहिस्त्रवी, आगे पढ़ेंगे अपने आएगा तब हार्मोन संतुलन आएगा, हार्मोन के स्राव तब बात करेंगे। बहिस्त्रवी और एक होती है अंतःस्त्रवी। बहिस्त्रवी का मतलब होता है जिन्हें अपने स्राव को छोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, नलिका की, जैसे लाल ग्रंथि, पसीने वाली स्वेट ग्लैंड्स, आपकी दुग्ध ग्रंथियां, ठीक है, ये सब किस में आती है, बहिस्त्रवी के अंदर, कि अपने स्राव को नलिका के माध्यम से छोड़ती है। अंतःस्त्रवी का मतलब होता है जिनमें अपने स्राव को छोड़ने के लिए कोई नलिका नहीं पाई जाती, तो ये नलिका विहीन भी होती है। कोई नलिका नहीं पाई जाती, नलिका विहीन, कोई भी नलिका नहीं पाई जाती, उसे क्या कहते हैं, नलिका विहीन कहा जाता है। और जो ये नलिका विहीन है और ये बहिस्त्रवी जो नलिका युक्त है, ठीक है, ये और जो अग्नाशय है उसमें दोनों गुण भी पाए जाते हैं। ये बहिस्त्रवी की तरह भी कार्य करती है और अंतःस्त्रवी की तरह कार्य करती है। अंतःस्त्रवी और स्त्रवी हार्मोन जो है, जितने भी हार्मोन्स पढ़ते हैं आप, थायराइड है, आपकी थायरोक्सिन है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, वर्दी हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाला वो हार्मोन है, आपके अधिवर्ग ग्रंथि स्रावित होने वाले जो हार्मोन है, सभी हार्मोन है वो किसके उदाहरण है, अंतःस्त्रवी के। और इसके उदाहरण मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि का कार्य करती है। मिश्रित क्यों कहा जाता है, ये दोनों प्रकार की होती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे खासतौर से। मिश्रित ग्रंथि का अर्थ अलग होता है, यहाँ मिश्रित ग्रंथि का अर्थ क्या है, अलग है। अब और देखिए थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं कि मिश्रित ग्रंथि है, ये क्या कार्य करती है, 2 हार्मोन का स्राव करती है, एक इंसुलिन का और एक ग्लूकागोन का। कौन सा हार्मोन का स्राव करती है, इंसुलिन, और एक क्या है, ग्लूकागोन या ग्लूकेगोन, एक ही बात। ये 2 हार्मोन का स्राव करती है। ये आपके क्या होती है, बहिस्त्रवी अग्नाशय रस का स्राव करती है। बहिस्त्रवी मतलब समझिए आप कि भाई बहिस्त्रवी अग्नाशय रस का स्राव करती है।
अग्नाशय रस का स्त्राव करती है। भाई इस तरह से जैसे नलिका के द्वारा। और सुनिए आप, ये ग्रंथि जो होती है कहाँ पाई जाती है? ये ग्रंथि आपकी क्या होती है? यकृत ग्रसनी तरफ तिल्ली से गिरी होती है। देखो यकृत जानते हैं लिवर, ग्रसनी पढ़ाई था, ठीक है, ग्रसनी, और एक वर्ड है तिल्ली, तिल्ली या इसे कहा जाता है प्लेहा, ठीक है, से घिरी होती है। मतलब ये चारों तरफ इसके पाई जाती है, बीच में ये पाई जाती है। ये क्या है? 6 से 8 आपकी सेंटीमीटर लंबी होती है। 6 से 8 इंच देख लो, सेंटीमीटर इंच हो गई है। 6 से 8 इंच क्या होती है? लंबी होती है, और यू आकार की होती है। कैसे होती है? इस प्रकार से यू आकार की पाई जाती है। इस ग्रंथि द्वारा इस तरह जो हार्मोन आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? आंतों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में योगदान करते हैं। किसके द्वारा? इस तरह जो एंजाइम्स हैं वो आपके प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में योगदान देते हैं। के पाचन क्या करते हैं? योगदान देते हैं। और ये क्या करते हैं? इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन भी क्या करते हैं? अपने शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करते हैं। आपने देखा होगा शुगर जिनके प्रॉब्लम होती है उनमें क्या होता है? इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाती है? आपके कम हो जाती है। उन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो ये अपने क्या करते हैं? शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। शर्करा के स्तर को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। कौन से हार्मोन? अभी बड़ा 2 शब्द होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब आप देखिए इसकी महत्वपूर्ण बातें कि जो आपके ये ग्लैंड्स जो है कि इंसुलिन है वो ग्लूकागोन हार्मोन से होते हैं, इसको क्या करती है? नियंत्रित करती है। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण इनकी, ठीक है, कि ये जो ग्रंथि है आपके, ये पढ़ा था, इसके बाद मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। आपकी इंसुलिन का तथा ग्लूकागोन का स्त्राव करती है। बहिस्रावी अग्नाशय रस का स्त्राव, मतलब बहिस्रावी मतलब अग्नाशय रस को क्या करेगी? नलिका के द्वारा छोड़ती है। और ये नलिका जो है ये खुद अग्नाशय ग्रंथि 6 से 8 इंच लंबी होती है, यू आकार की होती है। और ये यकृत, ग्रसनी और तिल्ली, यकृत के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ग्रसनी अपन पढ़ चुके हैं, और तिल्ली मतलब प्लीहा, ठीक है, इनसे घिरी रहती है। इसके जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में अपने योगदान करते हैं, और शर्करा के स्तर में क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। कौन से हार्मोन? इंसुलिन व ग्लूकागोन। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।